अब देखो बच्चों, आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे और ये टॉपिक है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ओके, तो देखो बच्चों, ये जो लॉ है ये डिफरेंट थर्मोडायनेमिक प्रोसेस में एनर्जी के कंजर्वेशन से रिलेटेड है। मींस किसी भी प्रोसेस में वन टाइप की एनर्जी जब डिसअपीयर होती है तो इसके करस्पॉन्डिंग अनदर टाइप की एनर्जी क्या हो जाती है, अपीयर हो जाती है। तो इस तरह से किसी भी प्रोसेस में एनर्जी क्या रहती है, कंजर्व्ड रहती है। तो इसी कंजर्वेशन को एक्सप्लेन करने के लिए फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक प्रपोज किया गया, क्योंकि ये एनर्जी के कंजर्वेशन से रिलेटेड है, इसलिए इसे क्या बोला गया है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ओके, तो देखो इसका क्या स्टेटमेंट है। इसने ये कहा है कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डेस्ट्रॉयड ऑल्दो इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। समझ गए ना? ये लॉ ये कहता है कि किसी भी प्रोसेस में आप ना तो एनर्जी को क्रिएटेड कर सकते हैं और ना ही डेस्ट्रॉयड कर सकते हैं। एनर्जी केवल वन फॉर्म से अनदर फॉर्म में क्या हो जाती है, कन्वर्टेड हो जाती है। यही है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। देखो हम इस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं। सपोज हमारे पास ये है एक सिस्टम, ओके, इसकी जो इंटरनल एनर्जी E1 ये है इनिशियल इंटरनल एनर्जी। ओके, इस सिस्टम में पहले से E1 एक इंटरनल एनर्जी थी। W इसमें वर्क किया गया, वर्क डन ऑन सिस्टम। सिस्टम पे क्या किया गया, W वर्क किया गया। और Q हीट इसमें सप्लाइड की गई, ठीक है, सप्लाइड क्या है ये, हीट। मींस इसमें पहले से इंटरनल एनर्जी E1 थी, फिर उसके उस सिस्टम पर W वर्क किया गया और Q हीट इसमें सप्लाइड की गई। सपोज इन सब कंडीशंस में यहां पर ये है फाइनल इंटरनल एनर्जी। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ये कहता है कि सारी एनर्जीज जो है क्या हो जाएंगी, इस तरह से ऐड कर दो आप। क्यों? क्योंकि कोई भी एनर्जी डिसअपीयर अगर हो रही है तो उसके करस्पॉन्डिंग अनदर टाइप की एनर्जी अपीयर होगी। मींस ये सारी एनर्जीज जो है एक साथ जुड़ जाएंगी और इस तरह से फाइनल एनर्जी E2 इक्वल टू हो जाएगा E1 प्लस Q प्लस W। और आगे बढ़ाएंगे तो हम ऐसा लिख सकते हैं, या डेल्टा E इक्वल टू Q प्लस W। ध्यान रखें यही है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक का मैथमेटिकल रिलेशन। कई बार ऑब्जेक्ट आता है कि थर्मोडायनामिक का मैथमेटिकल, फर्स्ट लॉ का मैथमेटिकल रिलेशन क्या है, तो ये डेल्टा E इक्वल टू Q प्लस W। अब यहां पर जो Q है और W है, इनके साइन को ध्यान रखना होगा। मींस जब हम डेल्टा E कैलकुलेट करें तो हमें Q और W की जो न्यूमेरिकल वैल्यूज है उनको किस तरह से पुट अप करना है, वो विशेष इंपॉर्टेंस रखता है डेल्टा E के कैलकुलेशन में। अगर यहां पर आपने गड़बड़ कर दी तो फिर आपका रिजल्ट गलत आएगा। अब देखो कैसे साइन कन्वेंशन का यूज किया जाएगा। पहला कि अगर सिस्टम हीट एब्जॉर्ब करता है, ये मैंने साइन कन्वेंशन में बताया था कि अगर सिस्टम हीट एब्जॉर्ब करेगा तो जो भी न्यूमेरिकल वैल्यू दी गई है हमें किसकी, Q की, कि सिस्टम ने इतनी किलो कैलोरी हीट एब्जॉर्ब कर दी या कैलोरी हीट एब्जॉर्ब कर ली, तो हम उस न्यूमेरिकल वैल्यू को पॉजिटिव साइन में लेंगे। अगर सिस्टम से हीट रिलीज हो रही है, हीट क्या हो रही है, रिलीज हो रही है, तो ये नेगेटिव लिखी जाएगी। मींस उतनी न्यूमेरिकल वैल्यू को हम माइनस में लिख देंगे। ऐसे ही वर्क पे ध्यान देना है। वर्क डन बाय सिस्टम तो ये नेगेटिव होगा। मींस W की जो न्यूमेरिकल वैल्यू है, अगर इसने कहा है क्वेश्चन है कि वर्क डन बाय द सिस्टम, देन वैल्यू ऑफ W, न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ W, ठीक है, पुट इट इनटू इक्वेशन विद नेगेटिव साइन। और अगर W पॉजिटिव है मींस ये क्या है, वर्क डन ऑन सिस्टम। अगर वर्क डन ऑन सिस्टम बोला गया है
तो आप W की न्यूमेरिकल वैल्यू पॉजिटिव लेंगे। कई बार ऐसा लिखा होता है कि डेल्टा E इक्वल टू Q माइनस W, तो ध्यान रखें कि अगर आपने ये इक्वेशन यूज कर दिया तो यहां पर आपको W की जो वैल्यू है वो न्यूमेरिकल पुटअप करना है। ये कब के लिए इक्वेशन हो गया, जब वर्क डन बाय सिस्टम, और डेल्टा E इक्वल टू Q प्लस W वर्क डन ऑन सिस्टम। समझ गए ना? ऐसे भी इक्वेशन मिल जाएगा लिखा हुआ, लेकिन ध्यान रखें कि ये रिलेशन आप तब यूज करोगे जब वर्क डन बाय सिस्टम और जो भी आपको न्यूमेरिकल वैल्यू वर्क की दे रखी है वो डायरेक्ट बिना साइन के आपको पुटअप कर देंगे। 10 दे रखी है 10 रख दे, क्योंकि ये ऑलरेडी माइनस लगा हुआ है, क्योंकि यहाँ पर वर्क नेगेटिव होकर यहाँ माइनस तो आ ही जाएगा। और वर्क डन बाय सिस्टम तो W की वैल्यू वही न्यूमेरिकल जो भी दे रखी है वो रख दो। ओके, तो इसमें कंफ्यूज ना हो। अगर आप Q माइनस W यूज कर रहे हो तो आपको ये तब यूज करना है इक्वेशन जब वर्क डन बाय सिस्टम और उस समय W की वैल्यू केवल न्यूमेरिकल वैल्यू पुटअप करनी है, आपको वहां पर फिर साइन का यूज नहीं देना है। और जब वर्क डन बाय सिस्टम तब यही यूज करो। बात समझ गए आप अच्छी तरह से? देखो एक एग्जांपल बताता हूं कि सिस्टम एब्सॉर्ब 10 कैलोरी हीट एंड 50 कैलोरी वर्क डन, कैलकुलेट द डेल्टा E। अब यहां पर देखो Q कैसा है, तो एनर्जी एब्सॉर्ब बाय द सिस्टम। ओके, कि हीट इसने क्या की है, एब्सॉर्ब की है, और W जो है वर्क डन, ठीक है, 50 कैलोरी वर्क डन बाय सिस्टम। क्या है कि सिस्टम ने 50 कैलोरी वर्क डन किया है, तो यहां पर हमने देखा ये है। तो आप ऐसा इक्वेशन यूज कर सकते हैं कि Q प्लस W। अगर आप यहां Q, तो आप देख रहे हैं कि 100 यूज करना है, माइनस में यहां पर कितना 50, तो 50 कैलोरी एनर्जी अभी भी सिस्टम में बची रहेगी वो सिस्टम की। अब आप देख रहे हैं कि यहां डेल्टा E कैसा आ गया, पॉजिटिव, मींस इतनी इंटरनल एनर्जी सिस्टम की बढ़ जाएगी। बात समझ गए? तो फाइनल हम ये कहें कि फाइनल हीट जो है या E2 जो आपने यूज की है ग्रेटर देन E1, तभी तो पॉजिटिव आएगा ना। मींस जितनी E1 एनर्जी थी उससे 50 कैलोरी E2 ज्यादा होगी। या अगर आप यहां माइनस यूज कर देते हैं वर्क डन बाय द सिस्टम, तो यहां केवल आपको क्या 50 कैलोरी ये यूज कर देना है, आपको वहां पर फिर साइन दोबारा यूज नहीं करना। तो इस तरह से आपका डेल्टा E कैलकुलेटेड हो जाएगा। अब सपोज हमने यहां पर ऐसा क्वेश्चन दिया आपको कि सिस्टम जो है, ठीक है, सिस्टम रिलीज्ड 50 या कहें कि 200 जूल एनर्जी एंड वर्क या 50 जूल वर्क डन ऑन सिस्टम, तो डेल्टा E क्या होगा? बात समझ गए? तो आपको क्या करना है, डेल्टा E इक्वल टू पहले ये फॉर्मूला लगाना है। अब देखो यहां Q कितना यूज करोगे, तो रिलीज्ड फ्रॉम द सिस्टम एंड देन माइनस 200 जूल, वर्क डन ऑन सिस्टम तो प्लस 50, डेल्टा E तो माइनस 200 प्लस कितना हो गया बच्चों 50, तो माइनस 150। तो वैसे भी देखो आप कि एनर्जी कम मिली है 50 जूल की और वर्क 200 का हो गया, तो सिस्टम की तो एनर्जी कम हो जाएगी ना। आपको एनर्जी कम दी जाए और आप वर्क ज्यादा कर दो तो आपकी बॉडी की एनर्जी तो कम हो जाएगी। मींस आपकी फाइनल एनर्जी इनिशियल एनर्जी से कितनी कम हो जाएगी? अगर आप इस तरह से एनर्जी एब्जॉर्प्शन और रिलीज करते हैं और वर्क करते हैं तो 150 किलो जूल माइनस में चली गई, मींस इतनी कम होगी। तो क्वेश्चंस जो हैं इसमें दे रखे हैं, जहां पर देखो कई क्वेश्चन ऐसे होंगे जहां पर आपको वर्क का कैलकुलेशन जो रिलेशंस पहले मैंने बताए हैं कि अगेंस्ट एक्सटर्नल प्रेशर, ठीक है, रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस, एडियाबैटिक प्रोसेस, इनसे पहले वर्क कैलकुलेट करना होगा। फिर वहां पर आपसे डेल्टा E पूछ लेता है या Q पूछ लेता है। ध्यान रखें
अगर प्रोसेस में आपसे पूछा गया है डेल्टा ई क्या होगा अगर प्रोसेस आइसोथर्मल है, तो वहां पर डेल्टा ई 0 होगा। ऐसा क्यों होगा बच्चों? क्यों? क्योंकि सिस्टम का जब टेम्परेचर ही चेंज नहीं होगा तो इंटरनल एनर्जी में कोई चेंज नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि इंटरनल एनर्जी इज द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ओनली फॉर आइडियल प्रोसेस। बात समझ गए ना? ऐसे ही एंथैल्पी चेंज पूछ ले वो तो भी डेल्टा H 0 होगा अगर प्रोसेस आइसोथर्मल बताई गई है। ऐसा क्यों बच्चों? क्योंकि मैंने आपको बताया था आइसोथर्मल प्रोसेस में डेल्टा H 0 होता है, डेल्टा E 0 होता है। उसको मैंने आपको एक आइडियल इक्वेशन PV = nRT के बेस पे समझाया था। बाकी कैलकुलेशन कैसे करनी है अभी हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं, ओके, फिर देखते हैं। यहां तक नोट कर। अब देखो बच्चों, अब हम आ जाते हैं, ये हैं कुछ क्वेश्चंस जो कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से रिलेटेड हैं। इसके अलावा डिफरेंट टाइप्स के जो वर्क्स हमने कैलकुलेट किए हैं उनसे रिलेटेड है। देखो पहला क्वेश्चन है कि एट 27 डिग्री सेंटीग्रेड 1 मोल ऑफ आइडियल गैस इज कंप्रेस्ड आइसोथर्मली एंड रिवर्सिबली फ्रॉम प्रेशर ऑफ 2 atm to 10 atm। द वैल्यू ऑफ डेल्टा E एंड Q। समझ गए क्वेश्चन को अच्छी तरह से आप? कि देखो सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि कंप्रेशन है आइसोथर्मली एंड रिवर्सिबली और गैस का 1 मोल है, टेम्परेचर दे रखा है। तो जब आइसोथर्मली रिवर्सिबली कंप्रेशन हो या एक्सपांशन हो तो मैंने आपको एक रिलेशन बताया है W कैलकुलेट करने का कि W = -2.303 nRT log। अब यहां पर प्रेशर की कंडीशन दी गई है, प्रेशर 2 atm to 10 atm। तो आप जानते हैं कि ये होता है हमारा प्रेशर के बेस पर इक्वेशन। बात समझ गए यहां पर? अब यहां देखो आपको मोल कितना है 1, टेम्परेचर कितना है 27 डिग्री मींस 300 केल्विन, ओके। R की वैल्यू आप जूल में ले लें या कैलोरी में ले लें, जिससे आपको क्वेश्चन सॉल्व करना इजी हो। मींस हमने कैलोरी ले ली और हम वैल्यू लेंगे 2 कैलोरी, ओके। P1 आप देखो कितना है, प्रेशर 2 atm, P2 कितना है 10 atm। बस अब हम इसमें वैल्यू पुट करते हैं तो -2.303 into 1 into R तो 2 into 300 log P1 2/10 या हम ऐसा ले लें 2.303 into, अब ये हो गया हमारे पास 600 log 10/2 2.303 into 600 into log कितना हो गया बच्चों 5 मींस 2.303 into 600 into 0.7 कैलोरी में आंसर। इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 965.8 कैलोरी। तो ये क्या आ गया देखो आपके पास W। ये वर्क की वैल्यू पॉजिटिव आई है। क्यों? क्योंकि वैसे भी आप देख रहे हैं कि कंप्रेशन हो रहा है। बस अब आपको आगे रिलेशन लगाना है कि वर्क ठीक है और आइसोथर्मल। तो अब आप एक रिलेशन जानते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स कि Q प्लस W। अब देखो बच्चों ये आइसोथर्मल प्रोसेस है। क्या है? आइसोथर्मल प्रोसेस। ध्यान रखें प्रोसेस आइसोथर्मल है, अब चाहे रिवर्सिबल हो या इरिवर्सिबल, वहां पर डेल्टा H एंड डेल्टा E दोनों को 0 कर देना है। तो यहां पर डेल्टा E क्या हो जाएगा बच्चों 0 हो गया। अब हमारे पास 0 = Q प्लस W, तो Q = क्या हो जाएगा -W। तो Q = माइनस और W की वैल्यू आपको दे रखी है 965.8 कैलोरी। तो आप देख रहे हैं कि ये माइनस में आ गई। इसका मतलब क्या हुआ कि जब सिस्टम पर वर्क किया गया और सिस्टम के टेम्परेचर में हम चेंज नहीं आने दे रहे हैं, मींस उसको आइसोथर्मल रख रहे हैं। तो जब वर्क सिस्टम पे हो रहा है तो कितना वर्क हो रहा था, ये वाला, इतनी एनर्जी बढ़ रही है, लेकिन सिस्टम के टेम्परेचर को हमें क्या रखना है, कांस्टेंट रखना है। तब ऐसे में क्या होगा, जो वर्क के करस्पॉन्डिंग जो हीट है सिस्टम में आ रही है वो सिस्टम से निकल के क्या हो जाएगी, बाहर हो जाएगी। मींस इतनी हीट सिस्टम से रिलीज हो जाएगी ताकि जो बढ़ा हुआ एनर्जी वर्क है
वर्क एनर्जी है वो जब बाहर चली जाएगी तो सिस्टम का टेम्परेचर क्या बना रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, मींस इंटरनल एनर्जी में कोई चेंज नहीं आएगा। तो Q की वैल्यू नेगेटिव आ गई। बात समझ गए ना? बिल्कुल सारे रिलेशन अगर आप सही ढंग से देखते हैं तो अपने आप जो आंसर्स हैं वो विद साइन आएंगे आपके पास, समझ गए ना? आपको कोई भी साइन कहीं कुछ नहीं चेंज करना, ये कैलकुलेशन में ही अपने आप सब कुछ आ जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है कि अ गैस absorbed 120 joule of heat and expand against the external pressure of 1.1 atm from a value 0.5 liter to 2.0 liter. Calculate W and delta E. ओके, तो देखो यहां पर आपको पहले आप जानते हैं कि रिलेशन आपके पास है Q प्लस W। Q तो आपको क्वेश्चन में दे दिया गया है, कितनी हीट एब्जॉर्ब कर रहा है 120। पहले आप W को कैलकुलेट करो। अब जब हम W को कैलकुलेट करेंगे तो यहां पर हमें ध्यान देना होगा कि हमें क्या रिलेशन यूज करना है W का, आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस का कि अगेंस्ट एक्सटर्नल प्रेशर के वर्क हो रहा है या एडियाबैटिक। तो क्वेश्चन में सीधा लिख रहा है कि गैस एक्सपांड्स अगेंस्ट द एक्सटर्नल प्रेशर फ्रॉम 1.0 atm, ठीक है, द वॉल्यूम 0.05। तो यहां पर आपको ये रिलेशन लेना है -P एक्सटर्नल और V2 माइनस क्या V1। समझ गए ना? इस फॉर्मूले का आपको यूज करना है। अब आप देखो यहां पर कि आपको P एक्सटर्नल क्या दे रखा है, तो एक्सटर्नल प्रेशर है हमारे पास 1.10 माइनस लगा दे साइन, V2 कितना लीटर हो रहा है 2.0 माइनस 0.5 और देखें आगे तो माइनस 1.10 इंटू 1.5 लीटर एटीएम, ये माइनस 1.10 इंटू 1.5 इंटू 101.325 जूल। अब आप इस एनर्जी को जब जूल में चेंज करेंगे तो ये आ रहा है -167, W है यहां पर W इक्वल टू -167.8 जूल। तो ये हमारा W का वैल्यू आ गया। अब हमें क्या क्या पता है, Q पता है, हमारे पास वैल्यू गिवन वैल्यू है, W आपको कैलकुलेट कर दिया आपने। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, W एंड डेल्टा E। W तो आपने कैलकुलेट कर लिया, अब आपको डेल्टा E कैलकुलेट करना है। तो डेल्टा E इक्वल टू आपको क्या फॉर्मूला यूज करना है, Q प्लस W। Q आप देखें 120 जूल है, माइनस ये आ गया और माइनस ये है आपके पास 167 कितना है, ये आंसर आया था 167, सॉरी यहां पर है 167.8 जूल। बस अब आप इसको सॉल्व कर लो। आप देख रहे हैं कि जितनी हीट सिस्टम एब्जॉर्ब कर रहा था उससे कहीं ज्यादा का वर्क हो रहा है, तो हमारा डेल्टा E नेगेटिव आएगा जो आ रहा है -47 जूल। मींस इतनी सिस्टम की इंटरनल एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी, तो हम ये कहें कि फाइनल एनर्जी लेस देन इनिशियल एनर्जी। अगर ये पॉजिटिव होता तो इतनी एनर्जी बढ़ जाती। तो इस तरह से आपने सेकंड क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। आपने देखा सब कुछ अपने आप साइन के सहित आ रहा है, बस आपको रिलेशंस अच्छी तरह से पुटअप करना आना चाहिए। अब नेक्स्ट में आ जाते हैं, यहां पर डेल्टा E, Q ये सब आप देख रहे हैं केवल सिस्टम के लिए ही हम कंसीडर कर रहे हैं, हमें एटमॉस्फेयर से कोई लेना देना नहीं है। अब हम कहते हैं कैलकुलेट Q, W and delta H, delta E for reversible isothermal expansion of 1 mole of an ideal gas at 127 from volume 10 liter to 20 liter। तो अब आप यहां पर देखो आप कि क्वेश्चन में क्या हमारे लिए दिया है, क्या कैलकुलेशन करनी है। देखो गिवन वैल्यू आपको क्या क्या दे रखा है, टेम्परेचर 127 डिग्री सेंटीग्रेड मींस 400 केल्विन। बात समझ गए ना? ये है वॉल्यूम V1 दे रखा है 10 लीटर, V2 हमारे पास है 20 लीटर। ओके, और क्वेश्चन में बोला गया है कि सिस्टम का रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपांशन हो रहा है। अब आप यहां रिवर्सिबल और आइसोथर्मल एक्सपांशन है तो वर्क कैलकुलेट करना है, क्योंकि हमें डेल्टा E इक्वल टू Q प्लस W के रिलेशन से ही सारे सॉल्यूशन निकालने हैं।
तो यहां पर आप W का फिर रिलेशन लगाएंगे 2.303 nRT log। अब वॉल्यूम के बेस पर कैलकुलेशन करनी है तो V2 अपॉन V1। अब देखो -2.303 इनटू n, कितना मोल है गैस का, ठीक है 1 मोल तो 1 यूज कर दिया, इनटू जूल में ले लो आप या कैलोरी में ले लो। अगर आप कैलोरी में ले रहे हैं तो कैलोरी में कैलकुलेट कर लो, जूल में ले रहे हैं तो जूल में। सपोज हमने कैलोरी का यूज कर लिया, ओके, या जूल का यूज कर लिया, तो अगर आप जूल का यूज कर रहे हैं, मैं जूल में कर दूं, तो यहां पर आप कितना ले सकते हैं 25/3, ओके। लॉग V2 देखो कितना है 20/10, ओके। तो -2.303 इनटू 25/3, अच्छा टेम्परेचर तो हमने यूज किया, और 400 log 20/10 इनटू 400 इनटू यहां पर 2 log 2 की वैल्यू 3010। बस अब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपका जो वर्क है वो किस में आ जाएगा, जूल में, जो आ रहा है 2306 जूल के आसपास। अब यहां पर आपने W कैलकुलेट कर दिया, न्यूमेरिकल वैल्यू विद साइन आ गई। अब आगे कैलकुलेशन करनी है आपको Q, W, डेल्टा H, डेल्टा E। अब यहां पर आपको बताया गया है कि प्रोसेस है आइसोथर्मल, तो मैंने आपको आइसोथर्मल कंडीशन में रिलेशन बताया था कि डेल्टा E तो क्या होगा 0 और डेल्टा H भी क्या होगा 0। ऐसा क्यों होगा बच्चों, क्योंकि H E प्लस PV K आइसोथर्मल प्रोसेस में होता है। तो जब हम वॉल्यूम चेंज, एंथैल्पी चेंज होगा तो डेल्टा E चेंज प्लस, ये तो कांस्टेंट वैल्यू है तो 0 हो गया। अब डेल्टा E 0 है तो डेल्टा H भी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। बात समझ गए ना, इस तरह से। अब आता है कि आपको W कैलकुलेशन जब आपने कर ली तो अब आपको कैलकुलेट करना है Q। तो आपने रिलेशन लगाया डेल्टा E Q प्लस W, ये 0 है, Q प्लस W, Q माइनस W, Q माइनस और माइनस में है 2306, तो Q 2306 जूल। मींस जब वर्क डन बाय द सिस्टम, एक्सपांशन हो रहा है, तो वर्क डन बाय द सिस्टम एंड प्रोसेस इज द आइसोथर्मल, मींस नो टेम्परेचर चेंज ऑफ द सिस्टम ड्यूरिंग द होल प्रोसेस। Therefore, some energy means that energy absorbed by the system for, ठीक है, टेम्परेचर कांस्टेंट रहे। बात समझ गए ना कि जब सिस्टम इतना वर्क कर रहा है लेकिन सिस्टम के टेम्परेचर में हम चेंज नहीं आने दे रहे हैं, तो इसका मतलब है सिस्टम इतनी एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, इसलिए Q की वैल्यू पॉजिटिव आ गई। बात समझ गए यहां तक, कोई दिक्कत नहीं। तो आपने देखा, फिर वही का साइन सहित हमारा रिजल्ट आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, कौन सा कर दिया हमने, फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया। 10 ग्राम ऑफ आर्गन गैस इज कंप्रेस्ड आइसोथर्मली एंड रिवर्सिबली एट टेम्परेचर 27 डिग्री फ्रॉम 10 लीटर टू 5 लीटर। कैलकुलेट Q, W, डेल्टा E एंड डेल्टा, बिल्कुल सेम इसी तरह का क्वेश्चन है। इसमें एक्सपांशन हो रहा था पहले आप W, तो यहां पर आपको क्या यूज करना है, डेल्टा E Q प्लस W। Q आपको नहीं दे रखा है, लेकिन W कैलकुलेशन के लिए 2.303 nRT log वॉल्यूम चेंज दे रखा है, तो वॉल्यूम चेंज मींस हो जाएगा V2 अपॉन V1, 2.303 इनटू n। अब यहां पर आर्गन का कितना दे रखा है बच्चों, 10 ग्राम। यहां पे इसका मॉलिक्यूलर मास भी बता दूं, मॉलिक्यूलर मास ऑफ आर्गन इज द 40। तो यहां पर आप क्या करेंगे, 10/40 कर दें। R की वैल्यू 8.314 ले लो, T की वैल्यू कितना है, टेम्परेचर आइसोथर्मली 20, तो यहां हो गया। तो आप इसको ऐसा कर लें, 25/3 इनटू 300 log। अब आप वॉल्यूम देखो 5/10 हो गया। तो आपके पास अब देखो क्या बचा, तो W -2.303, ओके, और ये हो गया 1/4, तो 1/4 इनटू 25/3, तो आप देख रहे हैं कि ये हो गया 25 इनटू 100 log। आपके पास, आप इसे साइन में यू कर दो, तो आप इसको लिख सकते हैं 10/5।
तो 2.303 1/4 और 1/4 तो यहाँ हो गया 25 into 25, ओके 25 into 25 log 2 means 2.303 into 25, ओके into 25 into 0.3010, इससे आपका W आ जाएगा, ठीक है। कंप्रेशन हुआ है इसलिए अपने आप पॉजिटिव वैल्यू आ गई। और जब आप इसे सॉल्व कर लेंगे, ठीक है, देखो जूल में अगर हम इसे सॉल्व करें तो क्या आ जाएगा रिजल्ट हमारे पास 2.303 into 25 into 25 into 0.3010, तो ये आ गया हमारे पास, ठीक है, ये आ गया 433.25, कितना आ गया 433.25 जूल, वर्क पॉजिटिव आ गया। अब यहां पर भी देखो बच्चों, ये और ये तो जीरो हो जाएगा, डेल्टा E एंड डेल्टा H बोथ आर जीरो। क्यू तो Q इक्वल टू माइनस W मींस माइनस 433.65 जूल। क्यों? क्योंकि सिस्टम का रिवर्सिबल आइसोथर्मल कंप्रेशन हो रहा है तो सिस्टम का टेंपरेचर चेंज होगा नहीं, तो जो वर्क हो रहा है उतनी हीट सिस्टम से बाहर हो जाएगी उसके करस्पॉन्डिंग, और सिस्टम का टेंपरेचर कांस्टेंट बना रहेगा। तो ये था हमारा इसका सॉल्यूशन। बहुत ही इजी क्वेश्चंस हैं, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस हैं। आपसे बस सिंपली रिलेशंस आने चाहिए कि आपको क्या यूज करना है और क्या पूछना है। बहुत इजी गोइंग आप सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि सिस्टम एब्सॉर्ब 20 किलोजूल हीट एंड आल्सो डज 10 किलोजूल वर्क, कैलकुलेट डेल्टा E। तो बस डेल्टा E इक्वल टू Q प्लस W। Q देखो आपको 20 किलोजूल है, W कितना है 10 किलोजूल, तो डेल्टा E इक्वल टू कितना हो गया 20 प्लस, अब यहां एक वर्क डन, तो वर्क डन मींस -10, तो -10 तो ये बचेगा आपको 10 जूल, मींस डेल्टा E पॉजिटिव है तो वर्क जितनी एनर्जी एब्सॉर्ब की थी सिस्टम ने उतना तो वर्क किया नहीं, तो सिस्टम की डेल्टा E तो पॉजिटिव आएगी, मींस उतनी एनर्जी बढ़ जाएगी। तो यहां तक आप समझ गए होंगे, ये नोट कर। अब देखो बच्चों, अब हम नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं और ये है स्पॉन्टेनियस एंड नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। ओके, आपने देखा होगा कि यूनिवर्स में बहुत सारे ऐसे प्रोसेस हैं जो अपने आप चल रहे हैं, जिन्हें हमें किसी प्रकार से कोई इनिशिएटेड करने की जरूरत नहीं है, और कुछ ऐसे प्रोसेस भी हैं जिन्हें आप एक बार इनिशिएट कर दो तो फिर अपने आप चलते रहते हैं, मतलब बार बार हमें उन्हें चलाने की जरूरत नहीं। तो ऐसे प्रोसेस जो क्या है किसी एक गिवन कंडीशन में अपने आप चलते हैं या एक बार इनिशिएटेड करने के बाद लगातार चलते रहते हैं, ऐसे प्रोसेस को ही हम क्या बोलते हैं, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। जैसे आप देखोगे इवेपोरेशन है, पानी का वेपोराइजेशन है, वाटर वेपोराइजेशन, पानी खुला रख दो अपने आप वेपोराइज्ड हो जाएगा, पहाड़ से नीचे पानी अपने आप बह जाएगा, इसमें आपको इनिशिएट करने की जरूरत नहीं है। अगर आपने एक रॉड को एक टर्मिनल में गर्म कर दिया तो अपने आप हीट पूरी फ्लो हो जाएगी। आप देख रहे हैं डिफ्यूजन अपने आप होता है, आपको जरूरत नहीं होती डिफ्यूजन करने की कि आप जबरन घुसा रहे हैं गैस को दूसरी गैस में, ऐसे ही आप सॉल्ट पानी में डाल दें अपने आप डिसॉल्व हो जाएगा। तो ये सब किसके एग्जाम्पल है बच्चों, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के। कुछ ऐसे भी हैं जिन्हें एक बार आप इनिशिएट कर दें फिर चलते रहते हैं, जैसे गाड़ी का इंजन है, एक बार आपने स्टार्ट कर दिया फिर चलता रहेगा अपने आप जब तक कि पेट्रोल मिलता रहेगा। कोई भी आप देखो फ्यूल है, चाहे वो वुड हो, चारकोल हो, कोल हो, कोई भी फ्यूल हो, आप एक बार जला दें फिर जलता रहेगा जब तक कि वो फ्यूल चलता रहेगा। तो ये सब स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के ही क्या है बच्चों, एग्जाम्पल है। समझ गए ना? तो हमने जो डिफाइन किया है स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, की प्रोसेस विच अंडर सम कंडीशन, गिवन कंडीशंस में टेक प्लेस बाय इटसेल्फ और इनिशिएशन। समझ गए ना कि ऐसे प्रोसेस जो गिवन कंडीशंस में अपने आप चलते हैं या एक बार इनिशिएट करने पर लगातार चलते रहते हैं, ऐसे प्रोसेस को ही हम क्या बोलते हैं बच्चों, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। अब देखो इनमें से कुछ ऐसे हैं जो टेक प्लेस बाय
themselves, अपने आप चलते हैं। कौन कौन से हैं? जैसे डिसोल्यूशन ऑफ सॉल्ट, शुगर और एनी सॉल्यूट। आप पानी में सॉल्ट डाल दें, शुगर डाल दें या कोई भी सॉल्यूट जो उसमें डिसॉल्व हो सकता है, अल्कोहल डाल दें, आप देखोगे अपने आप डिसोल्यूशन हो जाएगा, घुल जाएगा। ये क्या है? अपने आप चलने वाला प्रोसेस। ठीक इसी तरह से इवेपोराइजेशन ऑफ वाटर इन ओपन वेसल। आप खुले पात्र में, एक ओपन वेसल में पानी रख दें, देखोगे अपने आप वेपोराइज्ड हो जाएगा, आप कुछ करने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप चलता रहेगा। नेक्स्ट है कि फ्लो ऑफ हीट फ्रॉम हॉट टू एंड कोल्ड एंड। गर्म रॉड से अपने आप जो हॉटेड एंड होगा वहां से फ्लो अपने आप कहां आ जाती है? कोल्ड एंड में, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं होती। ऐसे ही फ्लो ऑफ वाटर डाउन अ हिल, ऊपर से नीचे पानी अपने आप आ जाएगा, नीचे से ऊपर तो नहीं जाएगा। तो ऐसे बहुत सारे प्रोसेस आपको दुनिया में, इसी तरह से जो एयर फ्लो चल रहा है वो भी क्या है? फ्लो ऑफ एयर, वो भी स्पॉन्टेनियस है। डिफ्यूजन क्या है? स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। इफ्यूजन क्या है? स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। आपने प्लग खोला और गैस बाहर आ गई, आपको तो इनिशिएट करने की जरूरत नहीं है ना। तो इस तरह से ये कहलाते हैं स्पॉन्टेनियस प्रोसेस टेक्स प्लेस बाय देमसेल्फ। तो ये अब कुछ ऐसे हैं जिन्हें हमें क्या करना होता है? इनिशिएट करने की जरूरत है। जैसे लाइटनिंग ऑफ कैंडल, अगर कैंडल को आपको जला के रखना है तो एक बार आपको जलाना पड़ेगा, फिर वो अपने आप जलते रहेंगे, तो इनिशिएट करना पड़ेगा। ऐसे ही कॉम्बिनेशन ऑफ H2 एंड O2, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का कॉम्बिनेशन एक बार स्टार्ट करना पड़ेगा, आपको एक बार आग लगानी पड़ेगी तब जलता रहेगा। ओके, और H2O बनता रहेगा, उसमें हीट निकलेगी, उस हीट से फिर वो सिस्टम अपने आप आगे चलता रहेगा। ऐसे ही कंबशन ऑफ फ्यूल इन इंजन बाय स्पार्किंग। आप देखते हैं आजकल की जितनी भी गाड़ियां आती है स्पार्किंग से स्टार्ट हो जाती है। क्यों? क्योंकि उनके फ्यूल में एक बार आग लगी फिर इंजन लगातार चलता रहेगा, तो वो भी क्या है? स्पॉन्टेनियस चल रहा है। कंबशन ऑफ कोल, वुड, एनी फ्यूल, कोई भी दुनिया का फ्यूल है, कोल है, एक बार बस इनको इनिशिएट जलाने की जरूरत है, फिर लगातार क्या है? इस तरह से स्पॉन्टेनियस चलते हैं। समझ गए ना? तो स्पॉन्टेनियस, नॉन स्पॉन्टेनियस, ये सब इस तरह से। अभी मैंने आपको केवल स्पॉन्टेनियस बताया, अब हम आ जाते हैं नॉन स्पॉन्टेनियस। सीधा सा है बच्चों कि ऐसा कोई भी प्रोसेस जो अपने आप नहीं चल सकता, उसके हर स्टेप में हमें उसकी हेल्प करनी पड़ती है, उसको चलाना पड़ता है, तो वो है नॉन स्पॉन्टेनियस। जैसे इंटेलिजेंट स्टूडेंट हो, एक बुद्धिमान बच्चा हो, अपने आप पढ़ता है, बिना किसी के कहने से पढ़ता है, या फिर उसे एक बार इनिशिएट करने की जरूरत होती है, उसको ठीक है इनकरेज करने की जरूरत होती है, और वो अपने आप स्टार्ट हो जाता है, पढ़ता है, और वो सोचता है कि मुझे कुछ करना है। वो क्या है? एक स्पॉन्टेनियस है। और गधे भी होते हैं जिन्हें बार बार क्या करना पड़ता है? इनिशिएट करना पड़ता है, भाई पढ़ ले, भाई पढ़ ले, फिर छोड़ देते, फिर पढ़ ले। ये क्या है? नॉन स्पॉन्टेनियस। ऐसे ही दुनिया के ऐसा कोई भी प्रोसेस जिसे इनिशिएट करने की जरूरत हो और बार बार इनिशिएट करने की जरूरत हो, वो अपने आप कभी ना चले। जैसे आपने देखा होगा बुरा बनना, गाली देना, लड़ाई झगड़े करना, ये नेचर ने ही स्पॉन्टेनियसली दी है। बचपन से ही बच्चा सीख जाता है लड़ाई करना, लेकिन बुद्धिमत्ता, विद्वानता, अच्छे विचार, ये सब चीजें नॉन स्पॉन्टेनियस है। इंसान को अगर हमें इस तरह से अच्छा इंसान बनाना है तो हमें इन्हें नॉन स्पॉन्टेनियस ही लगातार बताना पड़ेगा, बार बार कि ये करना है, ये करना है, इनिशिएट करते रहना पड़ेगा। तो दुनिया में बहुत अच्छे से समझ जाओगे कि कौन सा स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, कौन सा नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। बात समझ रहे हो ना? तो इस तरह से पहले तो आप इनको नोट कर लो। अब देखो बच्चों, नेक्स्ट ये बताता हूं कि नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस क्या है। अभी मैंने आपको बताया कि ऐसे प्रोसेस जो बिना किसी धक्के के, बिना किसी हेल्प के कभी नहीं चलते, किसी भी स्टेप में नहीं चलते अपने आप। मतलब अगर हम उन्हें हेल्प ना करें तो वो अपने आप नहीं चल सकते। वो सब क्या है? नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। यही लिखा है कि प्रोसेस विच कैन नाइदर टेक प्लेस बाय इटसेल्फ नॉर बाय इनिशिएशन। ये अपने आप नहीं चल सकते, ना इन्हें इनिशिएट करने के बाद, एक बार इनिशिएट करने के बाद अपने आप चल सकते। इनको इनिशिएट, इनको चलाने के लिए हर टाइम वर्क की जरूरत होती है, एक एक्सटर्नल एजेंसी की जरूरत होती है, तब ये प्रोसेस चलते हैं।
तो ऐसे प्रोसेस कहलाते हैं क्या, नॉन स्पॉन्टेनियस। देखो, फ्लो ऑफ हीट फ्रॉम हॉट टू कोल्ड रीजन, ठीक है, कोल्ड टू हॉट रीजन, कोल्ड टू हॉट रीजन। ऐसा हो सकता है कि अपने आप कि अगर हम हीट, कोई ये रॉड है और यहाँ पर उसका कोल्ड पार्ट है और ये हॉटेड पार्ट है, तो कोल्ड और कोल्ड हो जाए और हॉटेड और हॉटेड हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता ना। इसके लिए आपको कोई एक्सटर्नल एजेंसी की जरूरत होगी, कोई इंजन की जरूरत होगी, तभी ऐसा पॉसिबल है, और हर एक पॉइंट पर जरूरत होगी। ऐसा कभी नहीं होगा कि एक बार इनिशिएट कर दो और अपने आप ऐसा हो जाए, तो ये पॉसिबल नहीं। डिसोल्यूशन ऑफ सैंड एंड वाटर, रेत मिट्टी को हम पानी में एक बार डिसॉल्व नहीं कर सकते जब तक कि आप उसको कुछ ना कुछ प्रोसेस यूज करेंगे, तभी वो डिसॉल्व होगा। फ्यूजन ऑफ गैस फ्रॉम लो प्रेशर टू हाई प्रेशर, कोई भी गैस ऐसी जगह भरी है जहां का प्रेशर कम है और बाहर ज्यादा है, तो गैस चाहे डिफ्यूजन हो या इफ्यूजन, कभी भी गैस अपने लो प्रेशर से हाई प्रेशर में अपने आप डिफ्यूज्ड नहीं हो सकती, इफ्यूज्ड नहीं हो सकती। ओके, फ्लो ऑफ वाटर फ्रॉम डाउन टू अप। अब अगर मान लो हम ये कहें कि पानी नीचे से ऊपर अपने आप जा सकता है, आपको पानी नीचे से टैंक से और ऊपर भेजना हो तो आपको मोटर की जरूरत होगी, तब वो मोटर उस वाटर को उधर हाई पॉइंट तक पहुंचा पाएगा, ऐसा अपने आप तो नहीं हो सकता। ओके, तो ये सब किसके एग्जांपल्स हैं बच्चों, नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। मैंने जनरल लाइफ में बता ही दिया कि कौन नॉन स्पॉन्टेनियस है, कौन स्पॉन्टेनियस है, कि जो इंटेलिजेंट है वो स्पॉन्टेनियस उसकी स्टडी चलती है, और जो गधे हैं उनकी नॉन स्पॉन्टेनियस स्टडी चलती है। बात समझ गए, उनको हमें हर टाइम एनकरेज करने की जरूरत होती है, तब वो ध्यान देते हैं, वरना छोड़ देते हैं बार बार। तो इस तरह के अब आता है कि ड्राइविंग फोर्सेस ऑफ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। ये जो स्पॉन्टेनिटी है, मींस ये जो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, इनके ड्राइविंग फोर्सेस क्या है, ये अपने आप क्यों चलते हैं और कुछ क्यों नहीं चलते। समझ गए ना कि स्पॉन्टेनिटी का कौन सा, स्पॉन्टेनिटी के लिए कौन से फैक्टर्स हैं जो प्रोसेस को स्पॉन्टेनियस चलाते हैं। तो देखो, इनमें दो ड्राइविंग फोर्सेस बताए गए हैं स्पॉन्टेनिटी के। एक तो बोला गया है लो एनर्जी स्टेट, डेल्टा एच नेगेटिव होना। दुनिया में जिसके पास ज्यादा एनर्जी है, जिसके पास पैसा, मतलब एनर्जी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ले सकते हैं, आप देखोगे वो अनस्टेबल होता है। अगर हम देखेंगे बहुत सारे लोग हैं, अगर उनके पास एक्स्ट्रा पैसे आ जाए, वो दुनिया के काम करने लगते हैं, पैसे को जल्दी से जल्दी उड़ा देना चाहते हैं, लड़ाई झगड़े करने लगेंगे। मतलब ऐसा नहीं कि 100% सभी पैसे वाले ऐसा करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं। तो ये जो उनकी एनर्जी स्टेट है, वो जल्दी से जल्दी खर्च करके अपनी लो एनर्जी स्टेट में आ जाएंगे, लड़ाई झगड़े कर लेंगे, जेल चले जाएंगे, पैसा खत्म हो जाएगा, वापस आ जाता है। तो दुनिया का चाहे वो नॉन लिविंग सिस्टम हो या लिविंग सिस्टम हो, हर सिस्टम अपने आप को लो एनर्जी स्टेट में लाना चाहता है, और ऐसा करने के लिए वो अपनी प्रोसेस को स्पॉन्टेनियस चला लेता है। लड़ाई झगड़े करने के लिए पैसा हो गया आपके पास, और आप लड़ाई झगड़े करने के लिए आपको किसी की जरूरत नहीं है, आप किसी से भिड़ जाओगे, लड़ाई झगड़े करोगे, तो ये स्पॉन्टेनियस हो गया ना। जैसे आप देखते हैं कि लो एनर्जी स्टेट में आप देखोगे कंबस्जन है, आप किसी चीज को जला दें, जलता रहेगा, क्यों? क्योंकि कंबस्जन में हीट निकलती है, कंबस्जन हीट, और सिस्टम अपने आप को लोअर एनर्जी स्टेट में ला लेता है। तो जितने भी एक्सोथर्मिक प्रोसेस हैं वो सब स्पॉन्टेनियस चलते हैं। क्यों? क्योंकि उससे सिस्टम की एनर्जी कम हो जाती है। तो यहां ये कह रहा है कि ड्यूरिंग द स्पॉन्टेनियस प्रोसेस सिस्टम हैज अ टेंडेंसी टू अचीव मिनिमम एनर्जी स्टेट, कि जितने भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है उसमें सिस्टम अपने आप को लोअर एनर्जी स्टेट को अचीव करना चाहता है, मिनिमम एनर्जी स्टेट को अचीव करना चाहता है। जैसे कंबस्जन हो गया, फ्लो ऑफ हीट फ्रॉम हॉट टू कोल्ड, गर्म कोई है वहां से ठंडा होना है, अपनी एनर्जी को कम करके ठंडा हो जाएगा। ऐसे ही फ्लो ऑफ वाटर फ्रॉम हिल टू डाउन, कि जब ऊपर है तो पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा थी, नीचे आ गया तो पोटेंशियल एनर्जी कम हो गई। ठीक है, तो ये ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स मिलेंगे आपको जहां पर आप देखोगे कि सिस्टम अपने आप को लो एनर्जी स्टेट में लाना चाहता है। इसके कुछ एक्सेप्शन भी मिलेंगे, ऐसा नहीं है कि दुनिया में हर चीज एक ही फ्लो में चलती है। जैसे इवेपोरेशन ऑफ वाटर, पानी को खुला रख दो, पानी वेपर में चेंज होता है, तो ये तो एक एनर्जी एब्जॉर्प्शन प्रोसेस है ना, फिर क्यों चल गया अपने आप? इसका क्या रीजन है? तो यहां पर भी आपको
ऐसे ही मेल्टिंग ऑफ आइस, बर्फ को रख दो आप खुला बाहर, तुरंत पिघल जाएगा, वो भी तो एक एनर्जी एब्जॉर्प्शन प्रोसेस है ना। अगर हम ये माने कि लो एनर्जी स्टेट को अचीव करना चाहता है सिस्टम, मींस उसका डेल्टा एच नेगेटिव है तो अपने आप चलेगा, लेकिन कुछ ऐसे प्रोसेस हैं जिनमें एनर्जी चेंज पॉजिटिव होता है। यहां पर आप देखोगे डेल्टा एच पॉजिटिव है, मींस एनर्जी सिस्टम एब्जॉर्ब करता है, तब वेपोराइजेशन होता है। फिर ये क्यों चल जाते हैं, इनके लिए क्या ड्राइविंग फोर्स वर्क करता है। तो नेक्स्ट एक और फैक्टर दिया गया और वो था एंट्रोपी फैक्टर, डिसऑर्डर फैक्टर। डिसऑर्डर फैक्टर ये कहता है कि दुनिया का कोई भी प्रोसेस चलेगा तो वो उस डायरेक्शन में चलेगा स्पॉन्टेनियस जहां से सिस्टम के अंदर चाहे वो पार्टिकल्स हो या कुछ भी हो उसमें डिसऑर्डर आ जाए। मींस अपने आप को सिस्टम उस डायरेक्शन में चलेगा कि किसी भी तरह से वो क्या हो जाए। तो हम यहां ऐसा लिख सकते हैं कि पहला तो ये था और दूसरा है, ठीक है, हाई एंट्रोपी स्टेट, या हम इसी को बोल सकते हैं डिसऑर्डर स्टेट, ठीक है। तो ड्यूरिंग स्पॉन्टेनियस हैव द टेंडेंसी टू अचीव, यहां पर हम क्या लिखेंगे, अचीव मैक्सिमम डिसऑर्डर स्टेट, मींस एंट्रोपी। अभी हम एंट्रोपी को अलग से भी डिफाइन करेंगे। मींस दुनिया में आप देखोगे कि प्रोसेस अपने आप कुछ ऐसे भी हैं जो अपने आप चल रहे हैं, जहां पर एनर्जी चेंज भी जीरो होता है या फिर पॉजिटिव होता है फिर भी चल रहा है। जैसे फ्लो ऑफ एयर, डिफ्यूजन ऑफ गैसेस, डिफ्यूजन ऑफ गैसेस, इनमें तो कोई एनर्जी चेंज नहीं होता, डेल्टा एच जीरो होता है, फिर भी ये क्यों अपने आप चल रहे हैं। हवा अपने आप चलती रहती है, आपको चलाने की जरूरत तो नहीं, उसमें तो कोई डेल्टा एच नेगेटिव नहीं हो रहा। गैस खोल दो आप बाहर आ जाएगी, उसमें तो कोई डेल्टा एच नेगेटिव नहीं हो रहा है। तो आखिर यहां ऐसा क्या है कि ये अपने आप क्यों चल गए। इवेपोरेशन ऑफ वाटर क्यों चला। तब दूसरा फैक्टर बोला गया और वो है ड्राइविंग फोर्स का हाई एंट्रोपी स्टेट या हाई डिसऑर्डर स्टेट, कि सिस्टम है a tendency to achieve high disorder state, means high entropy state। दुनिया का ऐसा कोई भी सिस्टम स्पॉन्टेनियस चलेगा जिसके चलने से सिस्टम में क्या आ जाए, डिसऑर्डर आ जाए, फैलाव हो जाए, पार्टिकल जहां वहां बिखर जाए, जैसे थे वो अपनी स्टेट को हटा दे। जैसे आप देखोगे इवेपोरेशन ऑफ वाटर, डेल्टा एच पॉजिटिव है बट डेल्टा एस मींस एंट्रोपी स्टेट जो है वो कैसी है, पॉजिटिव। क्यों, क्योंकि पार्टिकल लिक्विड स्टेट में थे, जब वो फैल गए गैसेस फॉर्म में आ गए तो फैल गए मींस क्या हो गया, उनका डिसऑर्डर बढ़ गया। तो बढ़ गया ना उनका डिसऑर्डर, बढ़ा, एंट्रोपी स्टेट बढ़ी तो वो अपने आप चल गए। मेल्टिंग ऑफ आइस, जब तक बंधे थे पार्टिकल सॉलिड स्टेट में थे, आइस के फॉर्म में थे, पिघल गए, पार्टिकल बिखर गए। आपने देखा होगा कि अगर दिमाग को पढ़ाई करना है, याद करना है, किसी चीज को हमें क्या करना है, याद करना है, तो आपको बहुत जोर डालना पड़ेगा दिमाग, समझ गए। दुनिया भर के आपको क्या करने पड़ेंगे, डिफरेंट टाइप्स के आपको प्रोसेस यूज करने पड़ेंगे कि हमें याद करना है, याद पढ़ना है, हमें ये करना है, तो आपको ये, लेकिन आपको कुछ फालतू की चीजें सोचनी हो दिमाग में कि जब इंसान फ्री बैठा हो तो कभी ऐसा आता है कि हम चलो पढ़ाई का सोचने लगे या हम अच्छी बातें सोचने लगे। दिमाग में आता है फालतू की चीजें, पता है पिक्चर देख रहे हैं दिमाग में, फालतू लड़ाई हो देख रहे हैं, किसी से कुछ भी सोच रहे हैं। तो जब दिमाग डिसऑर्डर की स्टेट में अपने आप चल गया तो दिमाग से भी क्या जुड़ी हुई है, डिसऑर्डर, ठीक है। एयर जो है फैल रही है, यहां वहां दौड़ रही है, ये भी किससे रिलेटेड है, डिसऑर्डर। गैस अंदर बंद थी हाई प्रेशर में, खोल दिया लो प्रेशर में, पार्टिकल बिखर गए चारों तरफ। तो ध्यान रखें कि डिसऑर्डर सॉलिड से लिक्विड और लिक्विड से गैस की तरफ बढ़ता है, और जरूरी नहीं है कि हर जगह ऐसा हो कि जब सॉलिड से लिक्विड में जाए तो ही एंट्रोपी पॉजिटिव होगी, वरना उल्टा भी नेगेटिव। जैसे अंडे का एल्बुमिन लिक्विड स्टेट में है, आपने उसको क्या कर दिया, बॉयल कर दिया, वो सॉलिड स्टेट में आ गया, तो आपसे पूछ लिया जाए एंट्रोपी चेंज क्या हुआ इसमें, तो इसमें पॉजिटिव होता है। क्यों, क्योंकि लिक्विड स्टेट में जब तक अंडे का एल्बुमिन था उसमें प्रोटीन्स थे, उनके एक सिस्टमैटिक अरेंजमेंट था, एक डेफिनेट स्ट्रक्चर्स थे, ओरिएंटेशन था। आपने बॉयल किया, पॉलीपेप्टाइड चेन्स जो है टूट गई, बिखर गई,
और एक दूसरे से उलझ गई और उलझने के कारण ही वो तुरंत किस में आ जाती है, सॉलिड स्टेट में। तो वहां पर भी एंट्रोपी चेंज क्या होता है, पॉजिटिव हो जाता है। समझ गए ना? ऐसे ही अगर हम किसको स्ट्रेच करते हैं, रबर को, अब पूछा जाता है कि रबर को आप स्ट्रेच करोगे तो क्या होगा एंट्रोपी चेंज। तो जब तक रबर सिकुड़ी हुई थी, उनकी जो पॉलीमेरिक चेन्स थी वो एक कॉइल्ड थी, डिसऑर्डर में थी। आप उन्हें खींच दिया, वो सीधी हो गई, अरेंज्ड हो गई। अरेंज्ड हो गई मीन्स उनमें एंट्रोपी चेंज पॉजिटिव ना होके क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। तो जब तक डिसऑर्डर था चेन के अंदर और एंट्रोपी ज्यादा थी। तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जहां एंट्रोपी चेंज पॉजिटिव है और सिस्टम। तो यहां पर अगर हम देखें तो इवेपोरेशन हो गया, ठीक है, मेल्टिंग हो गई, डिफ्यूजन हो गया, जो इसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है, लो एनर्जी स्टेट डिफ्यूजन हो गया, इफ्यूजन हो गया, ये सब किससे रिलेटेड है कि एंट्रोपी चेंज से। जहां पर आपने देखा एंट्रोपी चेंज पॉजिटिव होता है। अब आता है कि कुछ प्रोसेस में भी एक्सेप्शन मिलते हैं, आपको देखो, जैसे अगर आप देखें कि कंडेंसेशन देख लो, कंडेंसेशन ऑफ वेपर, कि वेपर जरा सा टेम्परेचर डाउन कर दे, कंडेंसेशन स्टार्ट हो जाएगा, तुरंत सिस्टम अपने आप को डिसऑर्डर से ऑर्डर स्टेट में आ जाएगा, लिक्विड स्टेट में आने लगेगा, और ठंडा कर दोगे तो अपने आप सॉलिड में बदल जाएगा। तो यहां तो एंट्रोपी चेंज नेगेटिव हो रहा है, फिर भी क्यों चल रहा है? तो हर एक, तो इस तरह से इसके भी कुछ एक्सेप्शन है। एनर्जी स्टेट, लो एनर्जी स्टेट के भी आपने देखा एक्सेप्शन थे, एंट्रोपी के भी एक्सेप्शन थे। तो इन दोनों के एक इंडिविजुअल, एक कॉन्सेप्ट से हम टोटल स्पॉन्टिनिटी नहीं बता सकते। तब क्या लिया गया है, दोनों फैक्टर्स को लिया गया है, डेल्टा एच को भी और डेल्टा एस को, और एक रिलेशन दिया गया, जैसे आप देखोगे आगे अभी फ्री एनर्जी चेंज हेल्महोल्ट्ज, ठीक है, एनर्जी चेंज जिसको बोलते हैं, इसको बाद में इन दोनों फैक्टर्स को कंबाइंड फॉर्म में लिया गया और फिर बताया गया कि हम, तो यहां पर कि डेल्टा एच फैक्टर, ओके, और डेल्टा एस फैक्टर इंडिविजुअल जो है, समझ गए बच्चों, कि इंडिविजुअल नॉट एक्सप्लेन स्पॉन्टिनिटी ऑफ ऑल स्पॉन्टेनियस। समझ गए बच्चों कि जितने भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हैं कैन नॉट एक्सप्लेन नहीं कर सकता, कि हम कोई एक प्रोसेस, एक स्टेट को ले लें डेल्टा एच या डेल्टा एस फैक्टर को, और हम जितने भी दुनिया के स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हैं उनको एक्सप्लेन करते हैं किसी एक के बेस पर। तब क्या किया गया कि बोथ फैक्टर्स आर यूज्ड इन कंबाइंड फॉर्म फॉर स्पॉन्टेनिटी ऑफ प्रोसेस। तो क्या किया गया कि बोथ फैक्टर्स, कौन से फैक्टर्स, डेल्टा एच एंड डेल्टा एस आर यूज्ड, ठीक है, इन कंबाइंड फॉर्म अकॉर्डिंग टू, ठीक है, गिब्स हेल्महोल्ट्ज रिलेशन। किससे लिए गए, गिब्स हेल्महोल्ट्ज रिलेशन, इनका यूज करके डेल्टा एच और डेल्टा एस इनको लिया गया। और एक रिलेशन है डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस फॉर स्पॉन्टिनिटी। समझ गए बच्चों, डेल्टा एच मस्ट बी क्या होना चाहिए, निगेटिव। ये कह रहा है कि आपको अगर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस बतानी है तो ध्यान रखें कि डेल्टा जी मस्ट बी नेगेटिव। अब चाहे ये कैसे भी हो, इनके रिजल्ट कुछ भी हो, इनके रिजल्टेंट कुछ भी हो, आपको ये बताना है कि प्रोसेस तभी स्पॉन्टेनियस होगी जब डेल्टा जी नेगेटिव हो। अब देखो डेल्टा जी नेगेटिव कब स्तर, जैसे डेल्टा एच नेगेटिव हो और डेल्टा एस पॉजिटिव। टी तो टेम्परेचर है, ये हमेशा, टी तो हमेशा ही क्या होता है बच्चों, पॉजिटिव। केल्विन में लेना है, केल्विन टेम्परेचर हमेशा पॉजिटिव है। तो ध्यान रखें कि डेल्टा जी नेगेटिव ऑलवेज, चाहे कैसा भी टेम्परेचर हाई हो या लो हो, ध्यान रखें डेल्टा एच हमेशा भी
नेगेटिव आएगा। क्यों? क्योंकि देखो डेल्टा जी इक्वल टू जब आप पुट अप करोगे वैल्यू ये है नेगेटिव। ओके, आपके पास डेल्टा एच नेगेटिव है, ये है आपके पास यहां पर क्या रखा आपने, ये माइनस, और ये है टी और ये है पॉजिटिव। तो आप देखोगे टी जो ये पूरी नेगेटिव वैल्यू इनटू टी, तो टी चाहे डिक्रीज करो चाहे इंक्रीज करो, डेल्टा जी ऑलवेज नेगेटिव। और ऐसा प्रोसेस दुनिया का जिसमें डेल्टा एच नेगेटिव हो और डेल्टा एच पॉजिटिव हो, जैसे कंबस्शन प्रोसेस में हीट रिलीज होती है, डेल्टा एच नेगेटिव होता है कंबस्शन में, जो सब्सटेंस था इनिशियल स्टेट में, उसके बाद जब फाइनल में जाता है तो उसको गैसियस स्टेट में चला जाता है, डिसऑर्डर बढ़ जाता है। तो कंबस्शन ऑलवेज स्पॉन्टेनियस होगा, चाहे ठंडी के दिन हो चाहे गर्मी के दिन, मींस टेम्परेचर चाहे एटमॉस्फेयर का कम हो या ज्यादा, ऐसी प्रोसेस हमेशा स्पॉन्टेनियस होगी। ऐसी प्रोसेस में हमें किसी प्रकार का कोई वर्क नहीं करना, एक बार इनिशिएट कर दें तो ये चलते रहेंगे। ये बहुत ही फेवरेबल फिजिकल इंपॉर्टेंट ऑलवेज, मतलब एक फिजिकल वो है कंडीशन, मींस एक इसके लिए स्पॉन्टेनिटी के लिए पॉजिटिव कंडीशन है, और वो है ये वाली। और सबसे ज्यादा नेगेटिव कंडीशन जो है स्पॉन्टेनिटी के लिए, और वो है कि डेल्टा एच का पॉजिटिव होना और डेल्टा एस का नेगेटिव होना। समझ गए ना कि अगर कोई भी प्रोसेस ऐसा हो जिसमें एंथैल्पी चेंज पॉजिटिव हो और एंट्रोपी चेंज नेगेटिव हो, तो ऐसी प्रोसेस कभी भी नहीं चल सकती अपने आप किसी भी टेम्परेचर की रेंज में। क्यों? क्योंकि देखो डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, तो ये पॉजिटिव है माइनस, फिर यहां पर आपने माइनस वैल्यू दी और इनटू टी, तो डेल्टा एच वी इनटू टी। अब टेम्परेचर चाहे कम करें या ज्यादा करें, डेल्टा जी ऑलवेज क्या बना रहेगा, नेगेटिव बना रहेगा। ऐसी प्रोसेस कभी भी किसी भी कंडीशन में अपने आप नहीं चल सकती। क्यों? क्योंकि ये है, तो ये सबसे ज्यादा नेगेटिव स्टेट है इसके लिए, स्पॉन्टेनिटी के लिए, जो कि किसी भी टेम्परेचर पर कभी भी स्पॉन्टेनियस नहीं हो सकती। इनको चलाना है तो हमेशा ये नॉन स्पॉन्टेनियसली ही चलेगी। अब तीसरी कंडीशन देखो कि डेल्टा एच नेगेटिव हो और डेल्टा एस पॉजिटिव हो। अब आपसे क्वेश्चन कर दिया जाए कि ये किस कंडीशन में स्पॉन्टेनियस हो सकती है, तो आप यहां देखोगे डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, ये आपने नेगेटिव लिया माइनस, ओके, और यहां है ये पॉजिटिव इनटू क्या है टी, तो यहां पर ये नेगेटिव है, ओके, आपके पास ये सॉरी ये तो मैसेज यहां पर ये तो अपन ने लेनी कंडीशन। अब मैं ये वाली कंडीशन बताऊं कि ये नेगेटिव हो और ये भी नेगेटिव हो, तब जब ये नेगेटिव होगा तो हमारे पास यहां पर पॉजिटिव ये वाली वैल्यू आ जाएगी। अब ये वाला जो पॉजिटिव स्टेप है और ये वाला है, डेल्टा जी नेगेटिव आए तो डेल्टा एच ग्रेटर देन टी डेल्टा एस, मींस ये नेगेटिव वैल्यू जो है इस वैल्यू से, ये जो पॉजिटिव वैल्यू है इससे ज्यादा हो, और ये तब होता है जब टेम्परेचर कैसा हो बच्चों, लो। अगर लो टेम्परेचर रखोगे तो लो टेम्परेचर में डेल्टा एच मोर नेगेटिव देन टी डेल्टा एस पॉजिटिव वैल्यू, तो डेल्टा जी कैसा आ जाएगा, नेगेटिव, मींस प्रोसेस जो होगी, प्रोसेस विल बी स्पॉन्टेनियस एट लो टेम्परेचर। आप सोचो कि ऐसी क्या प्रोसेस है जो लो टेम्परेचर में तो स्पॉन्टेनियस चल जाएगी लेकिन हाई टेम्परेचर में स्पॉन्टेनियस नहीं चलेगी, तो ये है कंडेंसेशन। कंडेंसेशन में आप देखोगे डेल्टा एच नेगेटिव होगा, सिस्टम गैसियस स्टेट से लिक्विड स्टेट में आ रहा है तो कंडेंसेशन ही होगा, और डेल्टा एस नेगेटिव होगा क्योंकि गैस वेपर स्टेट से लिक्विड स्टेट में आ रहा है। तो ऐसी प्रोसेस आप किसी को कंडेंस्ड करना चाह रहे हैं अपने आप, कि कंडेंस्ड हो अपने आप लिक्विड फॉर्म में चेंज होता रहे, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको टेम्परेचर डाउन करना पड़ेगा। टेम्परेचर डाउन करोगे तो प्रोसेस अपने आप चलती रहेगी, मींस कंडेंसेशन है, इसके अलावा फ्रीजिंग है, ठंड बर्फ में बदलना है हमें किसी को, ठीक है, फ्रीजिंग पॉइंट से नीचे लाना है, तो जैसे ही पानी 0 डिग्री से नीचे कर दोगे अपने आप क्या हो जाएगा, सॉलिड स्टेट में आ जाएगा, उसमें तो नहीं करना पड़ेगा कुछ हमें। तो
ऐसी प्रोसेस केवल लो टेम्परेचर पे चलेगी। अगर आपने हाई टेम्परेचर कर दिया तो टी डेल्टा एस, ठीक है, ग्रेटर देन क्या हो जाएगा डेल्टा एस, तो डेल्टा जी जो है वो पॉजिटिव आ जाएगा और ऐसी प्रोसेस हाई टेम्परेचर पर कभी नहीं चलेगी, कभी नहीं। समझ गए ना? क्यों? क्योंकि जब डेल्टा जी पॉजिटिव हो जाएगा तो सिस्टम, जैसे कंडेंसेशन है, अगर आप कंडेंसेशन बहुत हाई टेम्परेचर में अगर वाटर वेपर 100 डिग्री से ऊपर है तो वो कभी भी लिक्विड फॉर्म में नहीं आएगी। ऐसे ही मेल्टिंग है, बर्फ की 0 डिग्री से ऊपर कर दोगे तो कभी भी वो अपने आप फ्रीज नहीं होगा। तो ऐसी प्रोसेस दो कंडीशन में बतानी होती है, लो टेम्परेचर में, हाई टेम्परेचर में। तो आपने देखा कि ये कंडीशन है तो लो टेम्परेचर पर स्पॉन्टेनियस है, हाई टेम्परेचर में नॉन स्पॉन्टेनियस। जस्ट ऐसा ही इसका एक उल्टा फॉर्म ले लें कि डेल्टा एच, अब हम ये पॉजिटिव ले लें और डेल्टा एस भी पॉजिटिव ले लें, ठीक है, और अब हम इसे भी पॉजिटिव ले लें। मैंने ये वाली कंडीशन तो ले ली थी, अभी आपने देखा था। अब हम ये वाली कंडीशन ले लें कि हमारे पास ये जो है पॉजिटिव है और डेल्टा एस भी पॉजिटिव है, तब क्या होगा? तो देखो डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। डेल्टा जी को नेगेटिव लाना है, कब ला सकते हैं? जब डेल्टा एच से ज्यादा क्या हो टी डेल्टा एस। तब हम देखेंगे कि डेल्टा जी हमारे पास नेगेटिव बन जाएगा। और ये कब बनेगा? कि जब आप कोई भी प्रोसेस, देखो ये कौन सी प्रोसेस है? एंडोथर्मिक। क्या है? एंडोथर्मिक। जबकि ये क्या थी? एक्सोथर्मिक। तो एक क्वेश्चन ऐसा भी होता है कि एक्सोथर्मिक प्रोसेस है तो वो किस टेम्परेचर कंडीशन पर क्या होगी? स्पॉन्टेनियस। तो एक्सोथर्मिक प्रोसेस ऑलवेज स्पॉन्टेनियस एट लो टेम्परेचर, ठीक है, बट एट हाई टेम्परेचर एक्सोथर्मिक प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस। बट इन द एंडोथर्मिक प्रोसेस, एंडोथर्मिक प्रोसेस मींस जहां एनर्जी को एब्जॉर्ब करना है सिस्टम को, तो ये केवल आप देख रहे हैं कि ये किस पर? हाई टेम्परेचर पर ही क्या हो सकती है? स्पॉन्टेनियस। क्यों? क्योंकि हाई टेम्परेचर पर डेल्टा एच से ज्यादा टी डेल्टा एस मैग्नीट्यूड होगा और ऐसे में सिस्टम का डेल्टा जी नेगेटिव बन जाएगा और सिस्टम अपने आप स्पॉन्टेनियस शो करेगा। बट अगर हम ये कहें कि लो टेम्परेचर पर है तो लो टेम्परेचर पर डेल्टा एच ग्रेटर देन टी डेल्टा एस, ऐसे में डेल्टा जी पॉजिटिव आएगा और ऐसी एंडोथर्मिक प्रोसेस लो टेम्परेचर पर स्पॉन्टेनियस नहीं होगी। बात समझ गए ना? तो इस तरह से एक टेम्परेचर रेंज है एंडोथर्मिक के लिए, एक्सोथर्मिक के लिए, कि उस टेम्परेचर रेंज के नीचे तो वो एंडोथर्मिक है, उसके ऊपर एक्सोथर्मिक है। अब वो टेम्परेचर रेंज आप कैसे निकालें कि किस टेम्परेचर के नीचे जो एक्सोथर्मिक प्रोसेस है वो स्पॉन्टेनियस है और किस टेम्परेचर के ऊपर वो क्या है? एंडोथर्मिक है, मतलब है नॉन स्पॉन्टेनियस है। ऐसे ही इसमें देखना होता है। तो मैं वो भी बता देता हूं आपको कि वो टेम्परेचर रेंज क्या है जहां पर कोई एक्सोथर्मिक प्रोसेस क्या हो, उससे नीचे स्पॉन्टेनियस हो जाए और उससे ऊपर क्या हो जाए? नॉन स्पॉन्टेनियस। ऐसे ही इस कंडीशन के और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, आपको बताए जाएंगे, क्वेश्चन दिए जाते हैं। ओके, तो पहले यहां तक तो आप समझें। अब देखो बच्चों, अब आपके पास कई ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे, एक्सरसाइज में आपके पास ऐसे क्वेश्चंस आएंगे जहां पर ये पूछता है कि ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है और डेल्टा एच और डेल्टा एस इनकी वैल्यूज आपको क्वेश्चन में दे रखी होंगी। अगर एक्सोथर्मिक बोल रहा है तो ध्यान रखें डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव होती है। हमें क्या निकालना है कि वो कौन सा टेम्परेचर होगा जहां पर एक जो एक्सोथर्मिक प्रोसेस है तो वो कौन सा टेम्परेचर होगा जिसके ऊपर ये स्पॉन्टेनियस हो जाएगी, जिसके नीचे ये नॉन स्पॉन्टेनियस रहेगी, या इसके उल्टा। तो ध्यान रखें आपको कि अगर प्रोसेस कैसा दे रखा है एक्सोथर्मिक, तो आपको ये मैंने अभी बताया है कि टेम्परेचर रेंज, ठीक है, फॉर स्पॉन्टेनिटी ऑफ एक्सोथर्मिक प्रोसेस, कि आपने अभी ये रिलेशन देखा डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। हम जानते हैं कि ये नेगेटिव होगा एक्सोथर्मिक प्रोसेस में, और यहां पर अगर ये पॉजिटिव है टी, आप जानते हैं डेल्टा एस पॉजिटिव हो तो हर टेम्परेचर पर एक्सोथर्मिक रिएक्शन तो क्या होती है? स्पॉन्टेनियस। तो उस टेम्परेचर की तो हमें कोई लेना देना ही नहीं। क्यों? क्योंकि एक्सोथर्मिक प्रोसेस है और अगर डेल्टा एस पॉजिटिव है तो डेल्टा जी ऑलवेज नेगेटिव
निगेटिव आएगा और वो हर टेम्परेचर पे स्पॉन्टेनियस होगी, ये तो मैं पहले बता दी। अब आता है कि ऐसी कंडीशन बन जाए कि डेल्टा एस आपको निगेटिव दे दिया गया हो और फिर पूछा गया हो कि ये जो एक्सोथर्मिक प्रोसेस है वो किस टेम्परेचर पर क्या होगी, स्पॉन्टेनियस। तो देखो क्या करना है, पहले आप इतना जानते हैं कि डेल्टा जी, अगर ये डेल्टा एस निगेटिव है, डेल्टा जी को हमें निगेटिव लाना है, तो डेल्टा एच की वैल्यू टी डेल्टा एस से ज्यादा होनी चाहिए, तब प्रोसेस क्या हो जाएगी, स्पॉन्टेनियस। मींस ये वो टेम्परेचर है प्रोसेस का जिस पर एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होगी, स्पॉन्टेनियस होगी। समझ गए ना, ये क्या है टी, एक वो टेम्परेचर है जिस पर एक्सोथर्मिक रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी। अब यहां देखो आप कि अगर डेल्टा जी हम क्या कर रहे हैं, जीरो, मींस ये आ गई हमारी इक्विलिब्रियम स्टेट। ये तब होगी जब ये दोनों बराबर हो जाए, डेल्टा एच और टी डेल्टा एस क्या हो जाए, बराबर हो जाए। तब ऐसे में आप ये जो डेल्टा एच और डेल्टा ऐसा लिख सकते हैं, उस समय जो टेम्परेचर की वैल्यू होगी, वो जो टेम्परेचर मिलेगा, आप इस इक्वेशन को ऐसा लिख सकते हैं, इनकी वैल्यू न्यूमेरिकल वैल्यू जो आपको दे रखी है वो इनको पुट अप करो, आप उन वैल्यूज को ध्यान रखें, यहां साइन से लेना देना नहीं, आपको डेल्टा एच क्या दे रखा है, डेल्टा एस क्या दे रखा है, सेम यूनिट में कर लो, मींस ये जूल में तो ये भी जूल में, और उससे एक टेम्परेचर निकालो। ये इक्विलिब्रियम टेम्परेचर है, वो टेम्परेचर जहां पर दोनों बराबर हो जाएंगे, मींस इसका मैग्नीट्यूड और इसका मैग्नीट्यूड बिल्कुल बराबर होते हैं, सिस्टम इक्विलिब्रियम में। अब हमें पता है कि इक्विलिब्रियम टेम्परेचर में ये जब ये आगे टेम्परेचर, और हमें टी डेल एस को डेल्टा एच से नीचे रखना है। समझ गए ना कि ये है इक्विलिब्रियम टेम्परेचर विद द रिएक्शन इज इक्विलिब्रियम स्टेट फॉर स्पॉन्टेनिटी। अब डेल्टा जी को फिर भी नेगेटिव लाना है। अगर मान लो इक्विलिब्रियम टेम्परेचर आपने कैलकुलेट कर लिया और आपसे पूछा कि स्पॉन्टेनिटी बताओ, वो टेम्परेचर क्या होगा जिस पर स्पॉन्टेनिटी आएगी, तो उस समय आपको पता है कि डेल्टा जी को नेगेटिव लाना है। डेल्टा जी को नेगेटिव लाना है मींस टी डेल एस लेस देन क्या लाना है, डेल्टा एच। तो जो इक्विलिब्रियम टेम्परेचर है ना बच्चों, उसके रिस्पेक्ट में ये जो टेम्परेचर है उसको कम कर दो। समझ गए ना कि जो इक्विलिब्रियम टेम्परेचर है उसके रिस्पेक्ट में रिएक्शन का टेम्परेचर कम रखोगे, तो ऐसे में ये जो मैग्नीट्यूड है वो डेल्टा एच से क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा। अगर ये डेल्टा, ये टी और EQ बराबर हो गए, समझ गए ना, टी और EQ बराबर हो गए, यहां पर लिख दो मैं कि अगर टी और TEQ बराबर हो गए तो क्या होगा, ये इक्विलिब्रियम स्टेट रहेगी। कि जो आपने टी कैलकुलेट किया इक्विलिब्रियम, टी इक्विलिब्रियम, अगर उस टी के बराबर रख दोगे तो रिएक्शन इक्विलिब्रियम स्टेट में आएगी। अब हमें इस टेम्परेचर को अगर इस टेम्परेचर से नीचे कर दें तो टी डेल एस, जब टी जो है क्या होगा, लेस देन TEQ, देन डेल्टा एच मोर देन डेल्टा एस। और जब डेल्टा एच और डेल्टा टी डेल एस में से डेल्टा एच ज्यादा हो जाएगा तो ऑटोमेटिक है कि प्रोसेस क्या हो जाएगी, स्पॉन्टेनियस। मींस आप पहले इन वैल्यूज के बीच में ये निकाल लो टेम्परेचर इक्विलिब्रियम, और फिर आप क्या बता दो कि जो टेम्परेचर हमें इस रिएक्शन की इस कंडीशन में, मींस जब आपको डेल्टा एस निगेटिव और डेल्टा एच, ठीक है, ये भी निगेटिव दे रखा है, तो इस कंडीशन में अगर रिएक्शन को स्पॉन्टेनियस बताना है तो वो पूछता है वो टेम्परेचर की रेंज क्या है जहां पर ये स्पॉन्टेनियस हो जाएगी। तो पहले इक्विलिब्रियम टेम्परेचर निकाल लें इनकी वैल्यू पुट अप करके, और अगर वो एक्सोथर्मिक है तो सीधा लिख दें कि टेम्परेचर ऑफ रिएक्शन विल बी लेस देन इक्विलिब्रियम टेम्परेचर, देन रिएक्शन विल बी स्पॉन्टेनियस। तो समझ गए बच्चों। और अगर इस तरह से आ जाता है कि आपने जो टेम्परेचर है इक्विलिब्रियम टेम्परेचर वो रिएक्शन के गिवन टेम्परेचर से कम आ गया, तो ऐसी रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस होगी। या फिर हम ये कहें कि हम टेम्परेचर को लेस, ठीक है, ग्रेटर देन टी इक्विलिब्रियम बना दें, तो ऐसे में प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाएगी। यहां तक बात अच्छी तरह से समझ गए ना एक्सोथर्मिक में। बस इतना सा ध्यान रखना है कि एक्सोथर्मिक प्रोसेस में जो टेम्परेचर हमें इक्विलिब्रियम टेम्परेचर निकाले, वो टेम्परेचर क्या होना चाहिए, उससे जो हमारी रिएक्शन के लिए टेम्परेचर चाहिए वो कम होना चाहिए, तब रिएक्शन क्या आ जाएगी, स्पॉन्टेनियस।
तो इस तरह के ऑब्जेक्ट होते हैं, कितना ये है इतना ये है, रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, तो बताएं कि टेम्परेचर की वो रेंज क्या होगी जहां पर रिएक्शन क्या हो जाएगी, स्पॉन्टेनियस। तो आप बस इतना इक्विलिब्रियम निकाल दें और बोल दें कि मान लो ये 293 आ गया, तो आप कहेंगे कि 293 से कम टेम्परेचर पर ये रिएक्शन क्या हो जाएगी, स्पॉन्टेनियस। और वैसे भी लो टेम्परेचर, इक्विलिब्रियम टेम्परेचर से नीचे टेम्परेचर पर ही रिएक्शन जो होती है ना, कौन सी, जिनमें इस तरह की कंडीशन मींस एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है और इस तरह की कंडीशंस होती है, वो हमेशा अपने इक्विलिब्रियम टेम्परेचर के नीचे टेम्परेचर पर ही वो क्या आती है, हमेशा स्पॉन्टेनियस। मींस अगर हम ये कहें कि वाटर का कंडेंसेशन, वाटर वेपर का कंडेंसेशन कराना है, तो पहले हम इक्विलिब्रियम टेम्परेचर निकालें, उस टेम्परेचर से हम नीचे टेम्परेचर जब गैस का ले जाएंगे ना, तो गैस क्या हो जाएगी, लिक्विड, मतलब वेपर क्या होगी, लिक्विड स्टेट में आ जाएगी। समझ गए ना। अब हम इसमें आ जाते हैं, कौन सी, एंडोथर्मिक कंडीशन। बिल्कुल उल्टा है बच्चों, देखो एंडोथर्मिक में डेल्टा एच हम क्या लें, नेगेटिव, सॉरी डेल्टा एच क्या होता है, पॉजिटिव। अब आपको ये देखना है कि अगर ये पॉजिटिव है और ये पॉजिटिव है, ठीक है, तब आपको ये देखना है कि रिएक्शन कब स्पॉन्टेनियस हो। तो देखो डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल एच, डेल्टा एच से डेल टी डेल एच अगर ज्यादा है तो नेगेटिव आ जाएगा और ऐसे में रिएक्शन क्या होगी, स्पॉन्टेनियस हो जाएगी, मींस एट हाई टेम्परेचर। अब हमें ये पता लगाना है कि ये जो टेम्परेचर है ये क्या रेंज होगी कि ये टी डेल एच का जो रिजल्टेंट है वो डेल्टा एच से ज्यादा हो जाए। तो आपको डेल्टा जी की वैल्यू से और डेल्टा एस की वैल्यू से, जो भी आपको एंडोथर्मिक रिएक्शन में ये दे रखे हैं, उससे इक्विलिब्रियम टेम्परेचर कैलकुलेट कर लो। कैलकुलेट करने के लिए अब हमें पता है कि हमें ये वैल्यू इससे ज्यादा रखनी है, तो यहां पर जब ये जीरो कर दोगे, मतलब डेल्टा जी जीरो कर दोगे, तो जो टी है वही क्या हो जाएगा बच्चों, टी इक्विलिब्रियम। तो डेल्टा जी जैसे आपने जीरो किया तो ये हो गया, मींस यहां पर टी और टी इक्विलिब्रियम बराबर है। अब हमें ये वैल्यू ज्यादा करनी है और ये कम करनी है, तो सीधा सा है कि इक्विलिब्रियम टेम्परेचर से ज्यादा टेम्परेचर कर दो आप किसका, समझ गए ना, रिएक्शन का। तो ये कंडीशन बन जाएगी कि डेल्टा एच से ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, टी डेल एच, डेल्टा एस, और हमारे पास जो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है वो क्या हो जाएगा, स्पॉन्टेनियस। और वैसे भी कोई भी प्रोसेस, ठीक है, स्पॉन्टेनियस मींस एंडोथर्मिक प्रोसेस तभी स्पॉन्टेनियस होता है जब प्रोसेस में क्या हो, टेम्परेचर हाई हो। मींस इक्विलिब्रियम टेम्परेचर कैलकुलेट कर लो, उससे हाई टेम्परेचर पर ही एंडोथर्मिक प्रोसेस क्या होगा, स्पॉन्टेनियस होगा। उससे नीचे कर दोगे तो वो नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। तो इस तरह की दो कंडीशंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनको तो ध्यान रखना। ओके, अब देखो बच्चों, अब हम आ जाते हैं एंट्रोपी के बारे में कि एंट्रोपी होती क्या है। तो मैंने अभी आपको बताया कि एक्चुअली एंट्रोपी इज द थर्मल एनर्जी ऑफ पार्टिकल इन पर केल्विन टेम्परेचर। समझ गए ना कि कोई भी सिस्टम है तो उस सिस्टम की पर केल्विन टेम्परेचर में जो हीट है, जो हम कहें कि थर्मल एनर्जी है, समझ गए बच्चों, कि किसी भी पार्टिकल की पर केल्विन टेम्परेचर में जो हीट होती है, या हम ये कहें जो उसकी एनर्जी होती है, वही क्या है, एंट्रोपी। मींस Q या S इक्वल टू Q अपॉन T, इसलिए लिखते हैं कि पर केल्विन टेम्परेचर पर सिस्टम की एनर्जी वो है डेल्टा S या S। तो थर्मल एनर्जी, ठीक है, ऑफ पार्टिकल पर केल्विन टेम्परेचर, समझ गए ना बच्चों, कि केल्विन में जो है वही एंट्रोपी। ये वो एनर्जी है पार्टिकल की जो किसी भी यूजफुल वर्क के लिए अवेलेबल नहीं होती। समझ गए बच्चों कि ये वो एनर्जी है सिस्टम की जो किसी यूजफुल वर्क के लिए अवेलेबल नहीं होती। तो अगर हम सिस्टम की टोटल एनर्जी, टोटल हीट कंटेंट में से थर्मल एनर्जी मींस एंट्रोपी माइनस कर दें किसी सिस्टम की एक टी टेम्परेचर में, तो ध्यान रखें कि ये जो डिफरेंस आएगा यही फ्री एनर्जी है विच इज कन्वर्टेड इनटू यूजफुल वर्क ड्यूरिंग द यूजफुल वर्क या प्रोसेस। समझ गए बच्चों, तो इस तरह से ये है, इट मेजर्स द रैंडमनेस
डिसऑर्डर ऑफ पार्टिकल। सीधा सा है कि अगर सिस्टम की थर्मल एनर्जी ज्यादा है, पार्टिकल की थर्मल एनर्जी ज्यादा है, तो सिस्टम में डिसऑर्डर ज्यादा होगा। और यही रीजन है कि एंट्रोपी मेजर्स द डिसऑर्डर और रैंडमनेस ऑफ द पार्टिकल इन सिस्टम। मींस अगर हम सॉलिड, लिक्विड और गैस की तरफ चले और टेम्परेचर बढ़ रहा हो तो आप देखोगे एंट्रोपी इंक्रीज होती जाएगी, सॉलिड से लिक्विड की और लिक्विड से ज्यादा। क्यों? क्योंकि इसी ऑर्डर में क्या बढ़ता है बच्चों? डिसऑर्डर पार्टिकल का। अगर आइस रखी है, आप उसे पिघला देंगे तो पानी बन जाएगी, पानी को और करेंगे तो गैस बन जाएगी। लेकिन गैस के बाद आप कितना भी टेम्परेचर बढ़ाते रहे वेपर फेज में, अब पार्टिकल की एंट्रोपी में कोई मेजरेबल चेंज नहीं आएगा। तो जब तक सिस्टम लो टेम्परेचर में था, उतनी ही हीट देने पर सिस्टम में एकदम से क्या आता है बच्चों? एंट्रोपी चेंज। जैसे एक गरीब हो और एकदम बहुत सारा पैसा मिल जाए तो आप देखोगे उसमें बहुत ज्यादा डिसऑर्डर होगा और एकदम से वो बिगड़ जाएगा। लेकिन एक बहुत बड़ा पैसा वाला हो और उसको और पैसे मिल जाए, कोई खास अंतर नहीं आएगा, उसमें डिसऑर्डर नहीं आएगा। क्योंकि जितना उसको डिसऑर्डर में आना था वो तो आ चुका है। अपने आप को जितना ज्यादा डिसऑर्डर में रखना था वो रख चुका है। अब उससे ज्यादा और क्या डिसऑर्डर बढ़ाएगा? वो पैसे से अब थोड़ा अपना डिसऑर्डर बढ़ाएगा। अंबानी भाई है, कितना भी पैसा मिल जाए, अब उनको उतने जितना लग्जरी जीवन में उनको लाइफ है, अब उससे और ज्यादा लग्जरी क्या बनाएंगे? तो उतना ही डिसऑर्डर, मैक्सिमम इस डिसऑर्डर में पहुंच गए ना, वो मैक्सिमम लग्जरी लाइफ में पहुंच गए। ऐसे ही किसी गैसियस सिस्टम को मैक्सिमम डिसऑर्डर में पहुंच जाना, मतलब गैसियस स्टेट में पहुंच जाना ही मैक्सिमम डिसऑर्डर में है। तो इसीलिए सॉलिड, लिक्विड और गैस, यहां तक डिसऑर्डर बढ़ता है। अभी मैंने आपको बताया कि जो डेल्टा एस है या एस है, क्यू अपॉन टी पर केल्विन टेम्परेचर पर सिस्टम की जो एनर्जी है वही है एस, ये डेल्टा एस। अब यहां पर देखो बच्चों, मैंने अभी बताया कि अगर कांस्टेंट टेम्परेचर रखा जाए, आप यहां रिलेशन देखो कि टेम्परेचर कांस्टेंट कर दूं तो डेल्टा एस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यू। मींस अगर सिस्टम का टेम्परेचर कांस्टेंट है और हम सिस्टम को क्या दे रहे हैं? उसको हीट दे रहे हैं, तो सिस्टम का टेम्परेचर कांस्टेंट कब रह सकता है? जब आप सिस्टम को दी गई हीट उसके किसके लिए यूज होने लगे? पार्टिकल की थर्मल एनर्जी बढ़ाने में। तो सिस्टम की जब थर्मल एनर्जी मींस पार्टिकल का मोशन डिसऑर्डर बढ़ता जाएगा तो टेम्परेचर भी कांस्टेंट बना रहेगा और सिस्टम का, तो इस तरह से एंट्रोपी चेंज बढ़ता जाएगा। मींस ये पॉजिटिव वैल्यू बढ़ती जाएगी, डेल्टा एस बढ़ेगा जैसे जैसे आप क्या बढ़ाओगे? क्यू। जब क्या हो? टेम्परेचर कांस्टेंट रखा गया। कि अगर पानी रखा है, आप पानी में हीट दे रहे हैं, अब मान लो उसका टेम्परेचर ना बढ़ने दें तो उसका मतलब पार्टिकल की थर्मल एनर्जी बढ़ेगी, मींस वो डिसऑर्डर बढ़ाएगा अपने आप। दूसरी कंडीशन है कि अगर कांस्टेंट अमाउंट ऑफ हीट दी गई हो बट टेम्परेचर डिफरेंट हो, कि अलग अलग टेम्परेचर पर एक ही सिस्टम को अलग अलग हीट दी जाए। कि लो टेम्परेचर मींस आइस रखी है 0 डिग्री पर और उतनी ही हीट आप आइस को दे रहे हैं, तो डिसऑर्डर एकदम से क्या होगा? तो लो टेम्परेचर इनवर्सली प्रोपोर्शनल दिख रहा है, तो लो टेम्परेचर पर उतनी हीट दोगे तो ज्यादा एंट्रोपी चेंज आएगा, लेकिन हाई टेम्परेचर में दोगे तो ऐसा कोई खास चेंज नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि ये इस तरह से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। सीधा है कि अगर पार्टिकल अपनी हाई टेम्परेचर स्टेट में तो ऑलरेडी ही हाई थर्मल एनर्जी रखेगा, अब और थर्मल एनर्जी क्या बढ़ाएगा वो? ओके, तो ये एक क्वेश्चन बनता है ऑब्जेक्ट का कि हाई टेम्परेचर में, लो टेम्परेचर में इस तरह से कंडीशन पूछी जाती है एंट्रोपी चेंज की। तो यहां तक बात समझ लो। अब हम आ जाते हैं इसके बाद यूनिट की बात करें तो Q अपॉन T है, ये हीट है, ये टेम्परेचर है, जूल पर केल्विन, कैलोरी पर केल्विन, अर्ग पर केल्विन, इस तरह से हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि हमें हीट किस यूनिट में, टेम्परेचर की तो केल्विन में ही रहेगी। अब देखो बच्चों, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करते हैं एंट्रोपी से रिलेटेड। पहला ये है कि ये एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, सिस्टम जितना बड़ा होगा उसमें उतना ज्यादा डिसऑर्डर आएगा और उतना ही ज्यादा एंट्रोपी चेंज होगा, उतना ही ज्यादा उसकी एंट्रोपी होगी। ये एक स्टेट फंक्शन है। क्यों? क्योंकि ये सिस्टम की स्टेट पर डिपेंड करेगा, अलग अलग स्टेट पर एंट्रोपी अलग अलग आएगी। और अगर हमें ये कैलकुलेट करना है डेल्टा एस, तो एस फाइनल एस इनिशियल से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस तरह से एंट्रोपी की दो अलग अलग स्टेट में दो अलग अलग एंट्रोपीज हैं, ऐसे में डेल्टा एस ये आएगा, तो ये एक स्टेट फंक्शन है। नेक्स्ट है कि अगर हमें किसी भी प्रोसेस में टोटल एंट्रोपी चेंज निकालना, डेल्टा एस टोटल मींस किसी भी प्रोसेस का एंट्रोपी चेंज, और वो सिस्टम ओपन है, तो ऐसे में आपको सराउंडिंग और सिस्टम दोनों के एंट्रोपी चेंज को कंसीडर करना पड़ेगा, दोनों को कैलकुलेट करना पड़ेगा। डेल्टा एस इस तरह से सराउंडिंग और सिस्टम की कैलकुलेट करोगे तब आपको एक डेल्टा एस टोटल ओपन सिस्टम का कैलकुलेट होगा। और अगर सिस्टम आइसोलेटेड है, क्लोज्ड है,
तो डेल्टा एस टोटल डेल्टा एस सिस्टम के बिल्कुल बराबर होगा। क्यों? क्योंकि उसका एटमॉस्फेयर से कोई रिलेशन ही नहीं है। ऐसे में केवल सिस्टम की एंट्रोपी चेंज होगी, तो डेल्टा एस टोटल ओवर डेल्टा सिस्टम की एंट्रोपी चेंज होगी, पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी, उसी हिसाब से डेल्टा एस टोटल आएगा। ऐसे ही डेल्टा एस टोटल यहाँ पर भी डिपेंड करेगा, जीरो आ सकता है, नेगेटिव आ सकता है, पॉजिटिव आ सकता है, इस तरह से। अगर रिवर्सिबल प्रोसेस है, समझ गए ना, तो रिवर्सिबल प्रोसेस तब हो सकते हैं जब एटमॉस्फेयर का और सिस्टम का टेम्परेचर बराबर हो। तो अगर हम डेल्टा एस सराउंडिंग की बात करें या सिस्टम की, ठीक है, तो सपोज सिस्टम ने जो है क्यू हीट एब्जॉर्ब की टी पर, और इस डेल्टा सराउंडिंग की बात करें तो माइनस क्यू अपॉन टी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर रिवर्सिबल प्रोसेस है तो सिस्टम जितनी हीट एब्जॉर्ब करेगा एटमॉस्फेयर से टी टेम्परेचर पर, उतनी ही हीट एटमॉस्फेयर की क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो सिस्टम के लिए तो ये डेल्टा एस पॉजिटिव होगा और ये नेगेटिव, और ये दोनों मैग्नीट्यूड बराबर होंगे। मींस डेल्टा एस टोटल जब आप डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग यूज करोगे तो माइनस क्यू अपॉन ये प्लस माइनस क्यू अपॉन टी, तो ये क्या आ जाएगा, जीरो हो जाएगा। मींस रिवर्सिबल प्रोसेस में डेल्टा एस और डेल्टा टी, मतलब डेल्टा एस सिस्टम और डेल्टा एस सराउंडिंग बिल्कुल क्या होते हैं बच्चों, बराबर होते हैं, बट अपोजिट साइन के साथ। इसीलिए डेल्टा एस जो टोटल आता है वो कैसा होता है, जीरो। ये आप ऑब्जेक्ट ध्यान रखो। मींस सिस्टम और सराउंडिंग का टोटल ओवरऑल कोई एंट्रोपी चेंज नहीं आता, क्योंकि हमारा सारा सिस्टम एक सिस्टम जो है पूरा एटमॉस्फेयर, उसमें एक क्या है, रिवर्सिबल है, सेम टेम्परेचर पे चलता रहता है। इसलिए ओवरऑल एंट्रोपी अगर हम देखें और वो रिवर्सिबल प्रोसेस है तो ये पॉजिटिव जीरो आएगा। अब आते हैं इर्रिवर्सिबल प्रोसेस में। इर्रिवर्सिबल प्रोसेस में इतना ध्यान रखना है कि डेल्टा एस टोटल ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो मींस पॉजिटिव। क्या आएगा, पॉजिटिव। देखो हम ऐसे समझ सकते हैं कि एक सिस्टम है जिसका टेम्परेचर है T2 और ये है सराउंडिंग जिसका टेम्परेचर है T1, T2 ग्रेटर देन T1। ऐसे में क्या होगा, जब यहां का टेम्परेचर ज्यादा है और यहां का टेम्परेचर कम है, तो देन क्यू हीट ट्रांसफर्ड फ्रॉम सिस्टम टू सराउंडिंग। इतनी हीट सिस्टम से निकल के कहां चली जाएगी, सराउंडिंग। मीन ये रॉड गर्म है तो इससे तब तक हीट निकलती रहेगी एटमॉस्फेयर में जब तक इसका टेम्परेचर और एटमॉस्फेयर टेम्परेचर बराबर ना हो जाए। तो इसकी तो एंट्रोपी डिक्रीज होती जाएगी और उसकी एंट्रोपी जो है किसकी, सराउंडिंग की, वो बढ़ती जाएगी। तो हम यहां पर अगर देखें कि हमारे पास सिस्टम की एंट्रोपी चेंज क्या आएगा, तो हम लिखेंगे माइनस क्यू अपॉन T2 कि T2 टेम्परेचर पर कितनी हीट रिलीज होगी। सराउंडिंग की क्या हो जाएगी, प्लस क्यू, क्योंकि जितनी हीट सिस्टम को चली गई T1 पे। तो डेल्टा एस टोटल कैलकुलेट करो, क्यू तो दोनों में सेम है, जितनी निकली उतनी गई, तो क्यू बाहर ले लें और सॉल्व करेंगे तो आप देखोगे ये T2 माइनस T1 ऑलवेज क्या होगा, डेल्टा T पॉजिटिव होएगा तो डेल्टा एस टोटल पॉजिटिव आएगा। आप चाहे कैसी भी प्रोसेस करके देख लो, आप देखोगे डेल्टा T टोटल जो है पॉजिटिव आएगा। मींस एंट्रोपी चेंज ड्यूरिंग द इर्रिवर्सिबल प्रोसेस ऑलवेज पॉजिटिव। और यही है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। थर्मोडायनामिक्स सेकंड लॉ ये कहता है कि दुनिया का कोई भी प्रोसेस जो इर्रिवर्सिबल चलेगा उसमें एंट्रोपी चेंज जो होगा पॉजिटिव होगा। मींस यूनिवर्स की जो एंट्रोपी है वो लगातार बढ़ रही है, क्योंकि ये एक ऐसी एनर्जी है सिस्टम की जिसे हम अवेलेबल नहीं करा सकते। ऐसे में हम इस एनर्जी का यूज नहीं कर सकते। ओके, तो यहां तक बात समझ गए। कुछ और इंपॉर्टेंट रिलेशंस बता देता